नमस्कार दोस्तों, और इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने लिटरली एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था और पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य का नया रास्ता दिखाया। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। उनका जीवन एकदम सीधी रेखा नहीं था, बल्कि अनुभवों और प्रयोगों का एक लंबा सफर था। उनकी जो मशहूर आत्मकथा है ना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज जैसी रचनाओं ने उनके इस सफर को शब्दों में बहुत खूबसूरती से पिरोया है। तो आइए इन्हीं दस्तावेजों और तथ्यों के जरिए इस असाधारण व्यक्तित्व को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम इस चर्चा में इन 5 मुख्य पड़ावों पर ध्यान देंगे। उनके शुरुआती दिन, सत्याग्रह का विज्ञान, आज़ादी का लंबा सफ़र, उनकी थोड़ी विरोधाभासी विरासत और आखिर में उनका पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ओरिजिन्स एंड अवेकनिंग्स, यानी उनके मूल और जागृति। देखिए, किसी भी महान विचारक को समझने के लिए सबसे पहले उनकी जड़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में भारत के पोरबंदर में एक बनिया परिवार में हुआ था। उनकी आत्मकथा अगर आप पढ़ें तो उसमें बताया गया है कि उनके दादा और उनके पिता दोनों काठियावाड़ रियासतों में प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। पर सबसे रोचक बात यह है कि उनके पिता के पास कोई बड़ी इंग्लिश एजुकेशन या बैरिस्टर की डिग्री नहीं थी। उनकी शिक्षा केवल उनके व्यवहारिक अनुभव थे, जो उन्हें बड़े बड़े मसलों को सुलझाने में मदद करते थे। अब अपने पिता से बिल्कुल अलग गांधी जी ने सोचा कि उन्हें उच्च शिक्षा लेनी है। वो बैरिस्टर की डिग्री के लिए लंदन गए, पर उनकी सीखने की भूख वहां रुकी नहीं। खुद को आम लोगों से जोड़ने के लिए उन्होंने कई भाषाएं सीखीं। सोचिए, कलकत्ता जाते वक्त एक जहाज पर उन्होंने तमिल सेल्फ टीचर पढ़ी और दक्षिण अफ्रीका में मुसलमान समुदाय के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए उन्होंने उर्दू तक सीख ली। ये दिखाता है कि उनके लिए शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने का एक जरिया थी। लेकिन उनका जीवन एकदम से तब पलट गया जब एक युवा वकील के तौर पर उन्हें दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव झेलना पड़ा। नटाल में उनके साथ जो नस्लीय भेदभाव हुआ, उसने उनके भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने की ऐसी आग जला दी जो उम्र भर नहीं बुझी। और सच कहूं तो यहीं से राजनीतिक विरोध के नए तरीके खोजे गए। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले भाग की, द साइंस ऑफ सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका विरोध के इस नए तरीके के लिए एक प्रयोगशाला बन गया था। तो आखिर ये सत्याग्रह है क्या भला? ये संस्कृत के 2 शब्दों सत्य और आग्रह से मिलकर बना है, जिसका मतलब है सत्य का आग्रह या ट्रूथ फोर्स। ये सिर्फ एक शांति मार्च नहीं था दोस्तों, ये बिना किसी डर के पर पूरी तरह से अहिंसक तरीके से सविनय अवज्ञा करने का एक अटूट विश्वास था। एक ऐसी सोच कि जब अहिंसा का पालन किया जाता है तो वो सामने वाले का दिल भी बदल देती है। इस दौरान दुनिया के कुछ महान विचारकों से भी जुड़ने की कोशिश की गई। 1909 में मशहूर रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय को एक पत्र लिखा गया। उसमें गांधी जी ने लिखा था, मैं आपके लिए लगभग अनजान हूं, पर हमने पैसिव रेजिस्टेंस यानी निष्क्रिय विरोध का एक अभियान शुरू किया है। टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का उन पर इतना गहरा प्रभाव था, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में अपनी आत्मकथा में भी किया है। और पता है टॉल्स्टॉय ने क्या जवाब दिया? उन्होंने इस अहिंसक आंदोलन को पूरी मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। टॉल्स्टॉय का मानना था कि प्रेम और अहिंसा का नियम एक यूनिवर्सल सच्चाई है और भारत को आज़ादी के लिए हिंसा का नहीं, बल्कि इसी नियम का पालन करना चाहिए। उन दोनों का ये जो संवाद है ना, वो आज भी इतिहास का एक बेहद खूबसूरत दस्तावेज है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ उन्हें किसी किताब से नहीं, बल्कि उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी से मिला था, तो जी हाँ, गांधी जी ने खुद इस बात को माना है कि अपनी पत्नी पर जोर चलाने की शुरुआती आदत को उन्हें तब छोड़ना पड़ा जब कस्तूरबा ने बिना किसी हिंसा के शांति से उनके गुस्से का सामना किया। उस शांति ने गांधी जी को अंदर तक हिला दिया और उन्हें अहिंसा का असली शिष्य बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, मार्चिंग टू सॉवरेनिटी, आज़ादी की ओर कदम। दक्षिण अफ्रीका में इस अहिंसा के विज्ञान को आकार देने के बाद वक्त आ गया था इसे भारत में आजमाने का। ये टाइमलाइन दर्शाती है कि कैसे ये आंदोलन एक पूरे राष्ट्र की आज़ादी का जरिया बन गया। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी नमक सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन,
इन सब ने मिलकर आखिरकार 1947 में देश को आज़ादी दिला दी। इन सब में 1930 का दांडी मार्च एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिश राज ने 1882 के सॉल्ट एक्ट के तहत भारतीयों पर नमक इकट्ठा करने या बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। नमक के लिए भारी टैक्स देना पड़ता था। अब नमक जैसी रोजमर्रा की और जरूरी चीज को विरोध का प्रतीक चुनना, ये एक सचमुच कमाल की राजनीतिक रणनीति थी। इसने अमीर गरीब सबको एक साथ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ा कर दिया। और इस मुद्दे का असर कितना बड़ा था वो आप सिर्फ इस एक नंबर से समझ सकते हैं, 60,000। नमक सत्याग्रह के दौरान 60,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें खुद गांधी जी भी शामिल थे। इस संख्या को देखकर समझ आता है कि आम लोगों के अंदर कितनी बड़ी आग जल उठी थी। इस एक सत्याग्रह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। दुनिया भर का ध्यान भारत के इस संघर्ष की तरफ खींचा गया। और सबसे बड़ी बात, इसने साबित कर दिया कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर हमेशा शासन नहीं कर सकता। सविनय अवज्ञा एक अत्यंत प्रभावी पॉलिटिकल टूल बन चुका था। अब आते हैं चौथे भाग पर, अ कॉन्ट्रडिक्टरी लेगेसी, एक ऐसी विरासत जिसमें थोड़े विरोधाभास भी हैं। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो वो आज़ादी और मानव अधिकारों के महान योद्धा थे, लेकिन दूसरी ओर आधुनिक इतिहासकारों ने उनके कुछ शुरुआती नज़रियों पर सवाल भी उठाए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में नस्ल के मुद्दे पर उनके शुरुआती विचार और जाति व्यवस्था को लेकर उनका एक जटिल संबंध। हालांकि उन्होंने अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का सख्त विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था पर उनके विचार आज की दृष्टि में थोड़े विरोधाभासी लगते हैं। ये दस्तावेज हमें बताते हैं कि अपनी सारी महानता के बावजूद वो भी एक आम इंसान थे अपनी कमियों के साथ। और इस असाधारण जीवन का अंत उतना ही चौंकाने वाला और ट्रेजिकल था। आप जो ये जगह देख रहे हैं, ये नई दिल्ली का बिरला हाउस है, जहां 30 जनवरी 1948 की शाम को वो अपनी नियमित प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंचे, 78 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई। हमलावर ने उनके सीने और पेट में लगातार 3 गोलियां दागी। दस्तावेजों के अनुसार हत्यारा नाथुराम गोडसे था, जो एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी था और जिसका संबंध आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से था। ये सच में एक बेहद दर्दनाक विडंबना है कि अहिंसा के सबसे बड़े उस्ताद की मृत्यु खुद हिंसा के हाथों हुई। आखिर में हमारा 5वां भाग, द ग्लोबल रिपल इफेक्ट, यानी उनका वैश्विक प्रभाव। उनकी मृत्यु भले ही 1948 में हो गई हो, पर उनके विचार दुनिया भर में फैले। 1959 में जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर भारत आए, तो वो मुंबई के मणि भवन गए। और पता है उन्होंने वहां क्या कहा? उन्हें वहां गांधी के वाइब्रेशंस महसूस करनी थी। अहिंसक तरीकों ने सीधे तौर पर अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन की रूपरेखा तय की थी। ये सच में काबिले तारीफ है। आज भी दुनिया के किसी भी कोने में जब लोग शांतिपूर्वक अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हमें वहां सत्याग्रह की गूंज सुनाई देती है। उनकी आत्मकथा हो, जिसके अनुवाद हर भाषा में मिलेंगे, या उनके अखबार इंडियन ओपिनियन और हरिजन के लेख, ये सब दस्तावेज आज भी यही साबित करते हैं कि कलम और अहिंसा की ताकत तलवार से कहीं ज्यादा होती है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ता हूं। अगर अहिंसा का विज्ञान कभी बनाया ही नहीं गया होता, तो आज हमारी ये दुनिया कैसे दिखती? क्या हम हिंसा के बिना आज़ादी या मानव अधिकारों की कल्पना भी कर सकते थे? एक आम से इंसान ने पूरे मानव इतिहास की धार को सदियों के लिए बदल कर रख दिया। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।